Namaste dosto. Welcome to Law Resolution. I am Debatrita Basu and I have completed my LLB, LLM and now I am pursuing my PhD. I am an assistant professor by profession और उसके साथ साथ मैं एक lawyer भी हूँ. जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि अपने अगले वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन व्हाट इज मेंट बाय लॉ. तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसी विषय में. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा व्हाट इज लॉ. दोस्तों अगर आप बहुत ही साधारण शब्दों में देखें या साधारण मीनिंग जानने की कोशिश करें, then law is an official rule which is stated by the government of a state or by a government of a country and which states its citizens or mentions its citizens what you are supposed to do and what you are not supposed to do. यानी कि दोस्तों ये लॉ जो है, कानून जो है वो बनाता है देश का गवर्नमेंट या फिर स्टेट का गवर्नमेंट और वो आपको बोलता है कि आप अपने साधारण जीवन में, अपने निजी जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं. दोस्तों लॉ होता है दो तरीकों का, बहुत ही साधारण शब्दों में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, when a law is created by the government, it can be created by the state government or it can be created by the central government, by a single legislature or by a group of legislatures. And it might result into a statute which can be executed by the executives through the form of directions, regulations and notifications or decrees, and it is applicable to the society at large. यानी कि दोस्तों जो लॉ गवर्नमेंट करता है या जो लॉ पब्लिक होता है वो लॉ देश के सभी जनताओं पर एप्लीकेबल है और वो तैयार करते हैं लेजिस्लेचर्स, जो कि एक सिंगल इंसान भी हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ लेजिस्लेचर, और ये लोग ये तैयार करते हैं किसी भी साधारण विषय पे या टॉपिक पे और वो लोग बताते हैं कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है. दोस्तों मैं इसके साथ एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि लॉ को सिर्फ डायरेक्शंस, एग्जीक्यूटिव डिक्रीज या फिर रेगुलेशंस की तौर से भी नहीं, अपना जज जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे ही, प्रेसिडेंट का अर्थ होता है दोस्तों सिमिलर सिचुएशन में, सिमिलर केसेस में सिमिलर जजमेंट्स को लेना. अगर कोई जज ऐसा करता है तो वो भी पब्लिक बॉडी में लॉ को तैयार कर सकता है. दोस्तों अब आते हैं अपने निजी जीवन के राइट्स में, यानी कि इंडिविजुअल राइट्स में. इंडिविजुअल अपना राइट तैयार कर सकते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके. एन इंडिविजुअल कैन एक्सरसाइज हिज राइट और इट कैन फ्रेम हिज राइट्स through the medium of legally binding contracts or by arbitration agreements. दोस्तों लॉ को जानने के लिए ये बेहद जरूरी है कि हम जान पाए कि लॉ की हिस्ट्री या लॉ की बैकग्राउंड क्या है. जैसे कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में आपको बताया था that हर एक साइट में आपको मिलेगा what law is, लेकिन जो कोई नहीं बताएगा वो है एक बड़ा ही लॉन्ग और वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री कि लॉ कहाँ से आया, लॉ का जन्म, लॉ का उत्पन्न कहाँ से हुआ. लॉ को जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हिस्ट्री ऑफ लॉ या फिर बैकग्राउंड ऑफ लॉ क्या है. दोस्तों हिस्ट्री ऑफ लॉ हमें ये बताता है that law dates back to the centuries of 3000 BC. दोस्तों उन सेंचुरीज में लॉ को पाया गया था ऑन द कंसेप्ट ऑफ मार्ट, MAAT, विच वॉज बेस्ड ऑन सोशल इक्वालिटी, यानी कि सामाजिक एकता, यानी कि किसी भी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या बायस को इन्वॉल्व नहीं करना. इसके बाद दोस्तों इन द 22nd सेंचुरी एक बहुत ही फेमस सुमेरियन रूलर उर-नमू ने फर्स्ट लॉ कोड्स को बनाया था. ही डेवलप्ड द फर्स्ट लॉ कोड्स. आजकल जो हम कोडिफिकेशन ऑफ लॉ पढ़ते हैं उसी फर्स्ट लॉ कोड्स को बनाया था किंग उर-नमू ने. उसके बाद इन द ईयर 1780 किंग हम्मुराबी ने बेबीलोनियन लॉ को डेवलप किया. दोस्तों हमारा जो पुराना टेस्टामेंट यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल है
वो डेट बैक करता है 1280 में। और उस बिब्लिकल वर्शंस में भी हम लॉ की उपस्थापना या हम लॉ की प्रेजेंस को देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे लॉ को प्रेजेंट किया गया है एक तरीके के रीजन्ड रिकमेंडेशंस या फिर अच्छे सुझाव के तौर पर कि आप अपने सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप लॉ को समझने की कोशिश करेंगे, एक चीज जरूर याद में रखिएगा दैट ग्रीक फिलॉसफी और रोमन फिलॉसफी को जानना आपका फर्ज बनता है, बिकॉज इन्हीं दोनों जगहों से लॉ को अपना स्ट्रेंथ मिला था। तो जब हम ग्रीक फिलॉसफी की बात करते हैं दोस्तों, पुराने ग्रीक जमाने में लॉ को डिवाइड कर गया था 3 तरीके के डिपार्टमेंट्स में। फर्स्ट में आया था डिवाइन लॉ, सेकेंड में आया था ह्यूमन लॉ, और थर्ड में जो लॉ आया था उसको हम बोल सकते हैं कस्टम। दोस्तों, डिवाइन लॉ को उस वक्त बोला जाता था थेमिस, ह्यूमन लॉ को उस वक्त बोला जाता था नोमोस, एंड कस्टम लॉ को उस वक्त बोला जाता था डाइक। दोस्तों, आइए बात करते हैं हम अब रोमन फिलॉसफी के तौर पे। दोस्तों, रोमन लॉ जो था इट वॉज हाईली डेवलप्ड बाय द ग्रीक फिलॉसफी। रोमन लॉ अपने बहुत सारे कंसेप्ट, सबसे बहुत सारे थ्योरीज को डेवलप कर चुका है बेस्ड ऑन ग्रीक फिलोसॉफिकल थॉट ऑफ लॉ। दोस्तों, रोमन लॉ वॉज हाईली प्रोफेशनल इन नेचर, और रोमन लॉ एक ऐसा लॉ था जो हर एक सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट या सूट कर सकता था, यानी कि इट वॉज अ वेरी प्रोफेशनल एंड वॉज अ वेरी अडेप्टेबल फॉर्म ऑफ लॉ। एंड दोस्तों, रोमन ज्यूरिस्ट बहुत ही प्रोफेशनल थे और बहुत ही हाईली रिकमेंडेबल थे। लेटर ऑन दोस्तों, रोमन लॉ बहुत जबरदस्त कोडिफिकेशंस के अंडर गया अंडर द रूल ऑफ थियोडोसियस II एंड जस्टिनियन I। ये दोनों किंग्स थे और इनके अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से रोमन लॉ को जो था वो कोडिफाई कर दिया गया। अब रोमन लॉ जो था वो अगेन वापस आया इन द ईयर ऑफ 11th सेंचुरी, या फिर 11th सेंचुरी में रोमन लॉ अगेन वापस आया इन द फॉर्म ऑफ जस्ट कम्यून। दोस्तों, आइए रोमन एम्पायर के बाद में बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में। दोस्तों, मध्य इंग्लैंड यानी कि इन द मीडिएवल पीरियड ऑफ इंग्लैंड लॉ का जन्म यूरोप में बहुत ज्यादा और बहुत खास तरीके से हुआ। लॉ इन द मीडिएवल पीरियड इन द इंग्लैंड had taken the form of precedents and legal rules and regulations, and royal courts were also established। यानी कि दोस्तों, जो मध्य समय था उस वक्त रॉयल कोर्ट्स यानी कि जो किंग्स और क्वींस के कोर्ट्स थे उनको एस्टैब्लिश किया गया, और उसके साथ साथ डेवलप किया गया एक बहुत ही फेमस तरीके का मर्चेंट लॉ। दोस्तों, मर्चेंट लॉ का मतलब होता है जो व्यवसायिक लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, वो अपने ट्रेडिंग में इस चीज को यूज कर सकते थे। सो अ जनरल फॉर्म ऑफ मर्चेंट लॉ वाज डेवलप्ड व्हिच हेल्प्ड द मर्चेंट्स इन ऑर्डर टू द ट्रेडिंग। दोस्तों, जरा सोचिए, उस वक्त में व्यवसाय और व्यवसायिक लॉ ऑलरेडी इस दुनिया में आ चुका था। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही नेशनलिज्म यानी कि देशत्ववाद, जो देश की तरफ आपके फीलिंग्स है, वो जब बढ़ना शुरू हो गया तो फिर लॉ को डिवाइड कर दिया गया। और दोस्तों, उस वक्त कई सारे राष्ट्रों के कई सारे फॉर्म ऑफ बिजनेसेस थे, और जिनके लिए अलग अलग उपाय या अलग अलग लॉज का होना बहुत जरूरी था। एंड दैट इज द रीजन व्हाई the normal merchant law was divided into various forms of merchant civil codes। यानी कि सिविल कोड का जन्म या सिविल कोड का जो प्रचलन था वो उस वक्त से शुरू हो गया प्रेसिडेंट के साथ। और दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड में बहुत ही ज्यादा चलने लगा नेपोलियन कोड और जर्मन सिविल कोड। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं अपने देश भारतवर्ष की और चाइना की। दोस्तों, इंडिया और चाइना की अपनी ही अलग एक लीगल ट्रेडिशन है, खास करके इंडिया में। दोस्तों, इंडिया में हिंदू रिलीजियन में या हिंदू शास्त्र में तब तक अर्थशास्त्र
100 एडी के तौर पे बन चुका था और मनुशास्त्र 300 एडी के तरफ से बन चुका था। यानी कि ये दो बहुत ही अथॉरिटेटिव और अच्छे और कम्युनिकेटिव लीगल फॉर्म्स एंड टेक्स्ट थे जो इंसान को बताते थे कि लीगल फॉर्म्स और लीगल कंसेप्ट्स क्या क्या और किस तौर पे हो सकता है। इसके बाद दोस्तों शुरू हुआ मुगल कॉन्क्वेस्ट या मुगल अपने देश में आने की परिस्थितियां। दोस्तों हर एक मुगल कॉन्क्वेस्ट के साथ शरिया लॉ और कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लॉ में एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें से शरिया लॉ सबसे इम्पोर्टेंट था। इसके एक एग्जाम्पल की तरफ से आप देख सकते हैं फतवा ए आलमगिरी जो औरंगजेब ने एस्टैब्लिश किया था, वो काफी प्रचलित हुआ था। दोस्तों हमारे हिंदू और मुस्लिम लीगल सिस्टम्स को बहुत ही ज्यादा सप्लांट किया गया जब इंडिया हार गया और इंडिया को कैप्चर कर लिया अपने ब्रिटिश एम्पायर ने। दोस्तों इंडिया जब ब्रिटिश लीगल एम्पायर के अंडर आ गया था, उस वक्त इंडिया ने कॉमन लॉ सिस्टम को अपनाया था। इसी तरीके से दोस्तों कई सारे कंट्रीज जैसे कि मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, हांगकांग, इन्हीं चारों कंट्रीज ने भी कॉमन लॉ सिस्टम को अप्लाई किया अपने कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ में। दोस्तों जापान एक पहला कंट्री था जिन्होंने सबसे पहले कोडिफिकेशन किया और जापान ने बहुत ज्यादा फॉलो किया जर्मन सिविल कोड के प्रोसेस को और फ्रेंच लीगल कोड के प्रोसेस को। दोस्तों जापान ने अपना पहला और बहुत ही एस्टैब्लिश्ड सिविल कोड को तैयार किया। दोस्तों इसी के साथ साथ एक और विशेष इंफॉर्मेशन ये है कि जो ट्रेडिशनल चाइनीज लॉ था उसने अपने आप का ट्रेडिशनल लॉ को गिव अप कर दिया और वेस्टर्न लॉ की तरफ वो ज्यादा झुक गया और वेस्टर्नाइजेशन को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर लिया। दोस्तों चाइना में परिस्थितियां अभी काफी गंभीर हैं और कुछ ही वर्षों तक चाइना में परिस्थितियां और भी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो गया था क्योंकि उनका जो एंटायर लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था बाय यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन की ओर से। यानी कि चाइना का जो लीगल सिस्टम था वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा था अंडर द पॉलिटिकल रूल और अंडर द पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ यूएसएसआर। दोस्तों हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से चाइना में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक और लीगल रिफॉर्म्स की भी एक बार या एक समुंदर आया था। तो दोस्तों ये था हमारा पहला टॉपिक ऑन हिस्ट्री ऑफ लॉ या फिर बैकग्राउंड ऑफ लॉ। याद रखिएगा दोस्तों ये वीडियो छोटा जरूर हो सकता है लेकिन इस वीडियो में आपको कई सारे विषयों पर इंफॉर्मेशन मिल सकता है जो आपको नॉर्मल हिस्ट्री ऑफ लॉ बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है दोस्तों आपको अगर मेरा प्रेजेंटेशन और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और मुझे क्वेश्चंस भेजें कि आपको लीगल हिस्ट्री ऑफ लॉ में या फिर आपको बैकग्राउंड ऑफ लॉ में और क्या क्या सुनना है। दोस्तों अपने अगले चरण में या अपने अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉ किन किन प्रकार के हैं या लॉ किन विभिन्न प्रकार के लिए हैं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। दोस्तों जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना नहीं भूलिएगा एंड प्लीज डू शेयर आवर चैनल विच इज नोन एज लॉ रेजोल्यूशन एंड फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और उसके साथ साथ feel free to ask queries and lots of kinds of questions. Thank you.